हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। इस एपिसोड में हमने बात करी कैसे वॉर वेटरन से जिन्होंने 1965 का इंडो पाक वॉर, 1971, 99 कश्मीर में मिलिटेंसीज़, पंजाब में मिलिटेंसी, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंसेस हासिल किए। मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर बी.एन. चतुर्वेदी की, जो कि बीएसएफ में आईजी रिटायर हुए थे। वो 1963 में इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर आर्मी में कमीशन होते हैं और कुछ साल सर्विसेज देने के बाद उन्हें बीएसएफ में मौका मिलता है बतौर असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर बन के आने के लिए। तो उनका जो डिप्लॉयमेंट था इनिशियल डेज में बंगाल बॉर्डर पे भी था। 1971 में जब वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही थी, उसके बाद वॉर होती है और वो सब सीन जो हमने अभी आगे पढ़े हैं वो होते हैं, तो उस टाइम वहाँ पर बॉर्डर पे ही डिप्लॉयड थे। तो हमने उनसे जाना कि 1971 बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था बीएसएफ में होने पर, तो बीएसएफ ने कैसे कैसे रोल प्ले किया। उन्होंने कुछ ऑपरेशंस के किस्से भी शेयर किए कि 1971 में हमने कैसे ऑपरेट किया। मुक्ति वाहिनी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है अभी तक पब्लिक डोमेन में, तो उसको कवर करने की कोशिश की। मुक्ति वाहिनी क्या थी, उसने क्या क्या रोल प्ले किया, उनको कैसे ट्रेन किया गया, क्यों ट्रेन किया गया, वगैरह वगैरह। इसके बाद मिस्टर चतुर्वेदी ने और भी कुछ इश्यूज़ को टच करके उस पर अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया। सो आई रिक्वेस्ट कि इस चीज़ को आप थोड़ा ओपन माइंड से देखिएगा कि क्या इश्यूज़ हैं, उनका उस पर क्या पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि इस चैनल को, इन चीज़ को और बड़ी बनाने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा। ऐसा कोई पर्सन जो आपके आस पड़ोस में रहता है या नोन है और आपको लगता है कि इनको ये एक बेटर पर्सन है ऐसी एजुकेशनल और अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें शेयर करने के लिए, तो आप हमें उनके कांटेक्ट में लाइए। आप ऐसा हमें ईमेल करके भी कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स हम तक पहुंचाइए ताकि हम उनसे भी कांटेक्ट एस्टैब्लिश करें, उनसे भी बात करके आएँ और आप तक यहाँ पर पहुँचाएँ। सो आई होप कि आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से नंबर ज़्यादा होंगे, नंबर ज़्यादा होने से यूट्यूब उन नंबर्स को रिकॉग्नाइज़ करेगा और हमें नेक्स्ट स्टेप में जाने पर मदद मिलेगी। सो एंजॉय द वीडियो। वी आर नाउ रिकॉर्डिंग सर। So, a bit about myself. I joined Army in 1963 as Emergency Commissioned Officer in the first course. Came out from Army in June 67 to the BSF. Served the BSF till I retired in June 2000. I retired as IG BSF from Baramulla. That's about myself. So why don't you have prefix, rank prefix? You see, I was emergency commission, and after the emergency, they were reducing the strength. As per the army system, during peacetime, they have 15% vacancies. And once emergency comes, they fill up the vacancies. That's how it came during 62 war. After that part is over, then they come back to normal 85%. So they had offered it, so I left army, came to BSF because that was coming up about the same time. Being a new post, I thought I, being a senior for them, may have some extra benefit than the army. So how many wars and conflicts have you seen? I saw 65 war with army while being in Bongaon of West Bengal. Then I saw 71 war with BSF being posted again in West Bengal, and I got my gallantry medal there, police medal for gallantry during 71 war. Thereafter, Kargil, I didn't have any contribution, though I was still in service. This is my war experience. I mean, apart from the war, if you go into
insurgency and other things. I had faced that in Mizoram, I had faced that in Punjab, Akali movement, and then in J&K, the disturbances there. I was there till 91 April when the insurgency was at the peak. What was your role and what was it like in 1965 war? 65, I was 24 years of age, 41 born, and 71, had another 6 years. That's what my age was. So my army platoon, which I had joined, had faced 62 war while being in Sikkim. They had just come out from J&K to Barakpur, September end or October first week, and immediately October end they were lifted to Sikkim. In fact, I joined the platoon in Sikkim only. So what was your rank in 1971 war? 71, I was assistant commandant with the BSF. So I just wish to talk about 1971 war currently. 1971 war is not that much covered as far as BSF is concerned. So we have seen in movies that BSF played a crucial role in 1971 war also. It did. During 71 war, I was posted in Malda district, and just before Malda, I was posted in the adjoining district of Murshidabad. So I had the advantage of the knowledge of Murshidabad and Malda districts. During March, I was posted at a I was located at a BOP known as Modipur in Malda. Opposite us was Sona Masjid BOP of then erstwhile East Pakistan. That's where I saw the influx of refugees on night 25th, 26th of March 71. Huge influx of refugees. I had to face in the night, all of a sudden around 2,500 plus to be accommodated there. Now with this Holocaust by Pak Army, they started, the movement for liberation had already started with Sheikh Mujib, who was taken under arrest to West Pakistan. They were already forming Mukti Bahinis, being formed by ex-EPR officers, that is East Pakistan Regiment of erstwhile Pak Army. So they got in touch with us. I was on the border, as I told you, on both the sides. So we started forming the Mukti Bahinis and training them better than what the EPR officers could do, because they didn't have the wherewithals, whereas we had those. We did this from March till about May 71. May end, the army took over the charge. They started their own sectors, sub-sectors, and started training them still better than what we could do, inducting them into Bangladesh or then East Pakistan. I had the opportunity to operate for 2 nights in Rajshahi area of erstwhile East Pakistan. We crossed over from an area of Murshidabad, crossed Padma River, went over to Rajshahi University area, which faced us just opposite. From there, first night, we targeted the Rajshahi cantonment with 3-inch mortars. That's what we had, MMGs and LMGs, as close as we could go to the cantonment and harass them to the limit. As per our information,
There were about 250 to 300 people in the Kent on that night. We came back in the morning, went again next day, again targeted the cantonment area and also the area, the other side of the university towards Ayub Cadet College. I had two companies under my command, one from my Malda battalion, one from Murshidabad battalion, and I was taking one company each night so that the other one gets the rest. This was on 31st March. I was to go again on 1st April, but there was some miscommunication, and in fact it was Brigadier Chatterjee who was taking over the charge of the area. He was called for a meeting at Calcutta IG headquarters, whereas the message was communicated to me. So I rushed from there, and there I was told that no, it wasn't for me, it was for Brigadier Chatterjee. Such things do happen during war. Now I came back by night of 1st April, ascertained the situation from across, and found that it wasn't possible for us to operate now, as they have got reinforcements from Jessore via a bridge on the contributory of Padma River. In fact, third night we had managed explosives, and our target was to blow off this bridge so that no reinforcement could come from Jessore side. But that was not to be. And it was this operation which I conducted into Rajshahi for 2 nights that I got my gallantry medal. उस जो आपका ऑपरेशन आपने बताया, उस ऑपरेशन में ऐसा क्या हुआ, क्या आप उसको डिटेल में बता सकते हैं? ये 2 रात जो मैंने ऑपरेट किया, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि एक कंपनी लेके जाते थे। पद्मा में बड़ी बड़ी बोट्स प्लाई करती हैं जो कि धान और ये लेके जाती हैं। एक बोट में एक प्लेटून स्ट्रेंथ बड़े आराम से आ जाती है अपने हथियार वगैरह के साथ में। तो ये 3 बोट्स को मैंने यूज़ किया 3 प्लेटून के लिए, और मेरा पूरा कंपनी उसमें जितनी स्ट्रेंथ थी वो आ गई। और मुक्तवाहिनी के लोग जो राजशाही में थे उनसे कांटेक्ट हो गया था मेरा पहले ही, तो उन्होंने वहाँ पे सिग्नल्स फिट किए हुए थे कि इफ़ इट इज़ ऑल क्लियर तो हम अपनी कंपनी लेके वहाँ जाएंगे। ना पद्मा का जो फ्लो है, जाते वक्त हमने जितनी भी बोट्स थी वो अपस्ट्रीम लगाई, जिससे कि फ्लो के साथ में हम अदर बैंक पे चले जाएं। लेकिन वापस आते वक्त वी हैड टू सेल। अभी इसमें जो ऑपरेशन 2 रात को हुआ वहाँ, इंडिपेंडेंट रिस्किंग ऑल ऑफ अस, दैट इज व्हाट अर्नड अस। द रिपोर्ट वेंट टू द हेडक्वार्टर्स एंड इट वाज ब्रिगेडियर चैटर्जी ओनली हु टुक ओवर द चार्ज लेटर ऑन। उनको ये पूरा मालूम पड़ा तो उन्होंने मेरा केस फॉरवर्ड किया गैलेंट्री मेडल के लिए। उस टाइम में ये माहौल था कि हमारी पूरी कंपनी यूनिफॉर्म में नहीं थी, कच्छा लुंगी बनियाइन उसी में, मैं भी लुंगी बनियाइन में ही था। मेरे पास में एक स्टेन कार्बान थी और 2 प्राइम ग्रेनेड मैंने अपने लुंगी की फोल्ड में रखे हुए थे, जिससे अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऑल दैट आई हैड टू डू वाज ग्रेनेड को निकालो, लॉक कर दो। अभी अनफॉर्चुनेटली अगर 1 अप्रैल हम चले जाते, ये मिसहैप नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होती, शायद वो जो पद्मा की ट्रिब्यूटरी पर ब्रिज था, दैट वाज रेल एंड रोड ब्रिज, अगर वो हम ब्लो अप कर सकते
तो जैसौर से कंप्लीट कम्युनिकेशन टिल सच टाइम कि ब्रिज को वो रिस्टोर करते ख़त्म हो जाता। तो उस टाइम हो क्या रहा था? पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में आ रही थी फॉरवर्ड एरियाज में? पाकिस्तान आर्मी तो ऑलरेडी थी वहाँ पर, बिकॉज दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और नॉर्मल प्रैक्टिस के मुताबिक उनके जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस थे वो थे बॉर्डर पे, लेकिन जब ये सब शुरू हुआ तो पाकिस्तान आर्मी भी बॉर्डर पे आगे आ गई थी। और पूरे बॉर्डर पे उन्होंने जो बंकर्स बनाए हुए थे, बाद में हमने देखे थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंकर थे। और जैसौर के रास्ते में उन्होंने आईडीज वगैरह लगाई हुई थी, जिससे कि इंडियन आर्मी एडवांस करके जैसौर की तरफ जाए तो आसानी नहीं हो। तो बीएसएफ ने जब मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, इनिशियली बीएसएफ ने ट्रेन किया मार्च से लेके मई एंड तक। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आर्मी आ गई, आर्मी टुक ओवर एंड वी रिमेन देयर। वी स्टार्टेड ऑपरेटिंग अलोंग विद मुक्ति वाहिनी। जैसा मैं गया था, मेरे साथ खैर कोई मुक्ति वाहिनी नहीं थी, बाद में बीएसएफ मुक्ति वाहिनी के साथ में भेजने लगी, जिससे कि उनको सपोर्ट भी मिलेगा और उनके ऊपर निगरानी भी रहेगी। तो सर, हमने मुक्ति वाहिनी के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर मुझे ऐसे किसी पर्सन को समझाना हो कि मुक्ति वाहिनी क्या है, अगर मुझे समझाना हो कि मुक्ति वाहिनी क्या थी, तो क्या है वो? मुक्ति वाहिनी एक्चुअली बेसिकली सिविलियंस थे। कुछ एक जो थे उनके जो ईपीआर वगैरह से डिजर्ट होके आ गए थे वो थे, और बेसिकली उनको ट्रेन कर रहे थे ईपीआर के ऑफिसर्स, ईपीआर के बंगाली ऑफिसर्स, जिन्होंने डिजर्ट कर दिया था पाकिस्तान आर्मी से। तो मुक्ति वाहिनी को दो फायदे थे, नुकसान भी थे, कि यंग ब्लड होने की वजह से सीखने में बड़ी आसानी थी उनको, और मन लगा के सीखते थे, क्योंकि उनको दे हैड ए कॉज कि हमने आज़ादी हासिल करनी। नुकसान ये था कि नए होने की वजह से उतना नॉलेज नहीं था, कि अगर वो बैकग्राउंड होता फोर्सेस का तो शायद जल्दी होती। अगली दिक्कत थी कि बेचारों के पास में कपड़े भी नहीं थे, तो वी हैड टू प्रोवाइड इवन दोज क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स टू देम। पैसा वगैरह भी देना पड़ता था। एंड उस वक़्त में इंडियन करेंसी वॉज अ वैलिड करेंसी बांग्लादेश में और ईस्ट पाकिस्तान में। तो वॉर लाइक सिचुएशन जब वो स्टार्ट हुआ, जब आर्मी ने टेक ओवर कर दिया, तो बीएसएफ ने क्या क्या रोल प्ले किए? वॉर अभी शुरू नहीं हुई, जैसा आपको मालूम है ये चलता रहा, और वॉर शुरू हुई वेस्ट पाकिस्तान से, आई मीन वेस्टर्न साइड से। इफ यू हैव गॉन इनटू इट, दे डिड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स on number of air bases on the western side, which was taken care of. So that was, if I remember correctly, 3rd December I think, or I think 3rd December, actual war तब शुरू हुई। वहाँ पे शुरू होने के बाद में यहाँ भी शुरू हो गई, और ये 3rd दिसंबर से लेके दिसंबर एंड तक चली, नहीं 16 दिसंबर तक ख़त्म हो गई वॉर। लिबरेशन डे इनका जो है वो वॉर, इट वाज ए शॉर्ट वॉर, बिकॉज पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो वेस्ट और ईस्ट दोनों में लड़ सके। सब दूसरी दिक्कत जो पाकिस्तान आर्मी को ईस्ट में आ रही थी, कि उनकी आर्मी ने जो टॉर्चर किए थे उसकी वजह से द एंटायर पब्लिक वॉज अगेंस्ट देम। सेकेंडली, शेख मुजीबुर रहमान को जो पकड़ा हुआ था उन्होंने, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर
नेता थे। जैसा आपको मालूम होगा कि ये सब कन्फ्लिक्ट शुरू हुई, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली रेजिम चाहिए थी जो ज़ियाउल हक और भुट्टो देना नहीं चाहते थे, तो उसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। जो बीएसएफ या आर्मी की जो सीनियर लीडरशिप थी, तो वहाँ पर से आप मिले थे वहाँ पर जब ये सिचुएशन चल रही थी? ऐसा हम लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम होता है जिसमें आर्मी या बीएसएफ के सीनियर्स ज़रूरत के मुताबिक आगे रहते हैं। जैसा डिप्लॉयमेंट होगा वैसे होगा, ये नहीं होगा कि साहब जनरल साहब एकदम बॉर्डर पे चले गए। सो ही इज जनरल्स, हमारे केस में डीआईजी, आईजी, ये मॉनिटर करते हैं सिचुएशन और ज़रूरत के मुताबिक मदद करते हैं, या मैन फोर्स या मैन पावर चाहिए या आर्म्स आर्मामेंट चाहिए तो वो उसका इंतजाम करते हैं। आपने अभी वेस्टर्न फ्रंट की बात करी। वेस्टर्न फ्रंट में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बैटल हमने सुनी है, लोंगे वाला बैटल। क्या आप उसको बता सकते हैं कि आपके मेरे पास डिटेल तो नहीं है, अब बीच में आते रहते हूँ, वो मैं डिलीट करते रहता हूँ। लोंगे वाला की बैटल की कई आए हैं, कभी आएंगे तो मैं आपको दे दूँगा। हालांकि लोंगे वाला की बैटल जो है काफ़ी अहमियत की थी, उसमें भी बीएसएफ का एक असिस्टेंट कमांडेंट जो था उस वक़्त में, उनको वो महावीर चक्र या वीर चक्र मिला था। महावीर चक्र जी। ओके। सो अभी सर मुझे जानना है कि बीएसएफ के लिए 1971 वॉर हम और क्या कर रहे थे, मतलब बीएसएफ का हमने और क्या रोल दिया? जब वो मार्च में आपने बताया कि आप वहाँ पर गए, इन्फ्लक्स शुरू हुआ, हमने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, बट बीएसएफ ने और क्या किया था 1971 वॉर में? जब आर्मी को ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम बॉर्डर पर डिप्लॉयड थे ऑलरेडी, तो हमारी नॉलेज अक्रॉस द बॉर्डर जो थी वो आर्मी से बेहतर थी, तो उन्होंने हमसे वो नॉलेज हासिल की ज़रूरत के मुताबिक और उसको इस्तेमाल किया। इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हैं, टेरिटोरियल इंटेलिजेंस हमारे पास काफ़ी थी, तो उनको यूज़ में आई। वेपन्स वाइज हमारे पास में नॉर्मल वेपन्स थे जो कंपनी वेपन्स होते हैं, राइफल 2 इंच मोटर, LMG, MMG और 3 इंच मोटर, ये जो बटालियन के पास होते हैं। तो 1971 वॉर के बाद बीएसएफ या बीएसएफ की फंक्शनिंग, या मैं कहूँ ओवरऑल बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या चेंज आपने देखा फिर उसके बाद? यूसी हमारी जो 71 में जो स्ट्रेंथ थी बहुत कम थी। बीएसएफ खड़ी हुई थी 25 बटालियंस को लेके दिसंबर 65 में। 71 तक मैं आपको अभी याद नहीं है, दिखा दूंगा कितनी थी। ग्रेजुअली ये बढ़ती गई, बढ़ के आज हमारी करीब 200 बटालियंस हैं बॉर्डर के ऊपर। पूरा बॉर्डर एरिया अभी हम कवर कर रहे हैं। पहले एक टाइम था शुरू में जबकि मुर्शिदाबाद का 300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, रिवराइन और लैंड बॉर्डर, मोस्टली रिवराइन बॉर्डर, एक बटालियन देख रही थी। आज वहाँ पर 3 से 4 बटालियन डिप्लॉयड हैं। तो इस हिसाब से जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती गई वैसे वैसे बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट बॉर्डर पे डेंसिटी जो है वो और बढ़ती गई, जिससे कि क्रिमिनल्स और एंटी नेशनल के खिलाफ एक्शन लेना उनके लिए पहले के मुकाबले में आसान हो गया। अब चूँकि आपने आर्मी और बीएसएफ दोनों की लाइफ देखी है, दोनों की फंक्शनिंग देखी है, तो मुझे जानना है कि बॉर्डर मैनेजमेंट में
जहाँ तक सर्विस कंडीशंस का सवाल है, फिजिकल, मैं ही कहूँगा आर्मी और बीएसएफ की कंडीशंस में कोई फ़र्क नहीं। हम भी उन एरिया में डिप्लॉयड हैं जिसमें आर्मी है, और उन्हीं कंडीशंस में डिप्लॉयड हैं जिसमें आर्मी है। कश्मीर में है, आइस कोल्ड इलाके में है, पंजाब की गर्मी, राजस्थान की गर्मी, राजस्थान का डेजर्ट, रन ऑफ कच्छ की कंडीशंस। अब ये जो कंडीशंस हैं इसमें नॉर्मल कोर्स में आर्मी नहीं है पीस टाइम में, हम लोग पीस टाइम में भी रहते हैं। बंगाल में जाएं, सुंदरवन इलाका, बंगाल का जितना रिवराइन इलाका है वो, तो इन सब इलाकों में हमारा डिप्लॉयमेंट है। तो पीस टाइम में कुछ हद तक हम लोगों का डिप्लॉयमेंट कह सकते हैं कि आर्मी से भी थोड़ा टफ है, बट आर्मी इज आर्मी। नॉर्मली आदमी सोचते हैं कि कंपेरिजन में हमको वो सब क्यों नहीं मिलता जो आर्मी को मिलता है। मेरे हिसाब से वो गलत थिंकिंग है। आर्मी शुड गेट व्हाट दे डिजर्व, वी शुड गेट व्हाट वी डिजर्व। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आर्मी से कंपेयर करें, आप अपनी कंडीशंस को देखते हुए गवर्नमेंट से अपने लिए वो सहूलियतें, वो पर्क्स या वो अलाउंसेस डिमांड करें। आपने कश्मीर में भी एक काफ़ी बड़ा टेन्योर वहाँ पर निकाला है। अगर आप मेरा टेन्योर की बात करें तो आर्मी में मैंने सिक्किम से शुरू किया, ईस्टर्न हिमालयाज से, फिर मैं गया लद्दाख में सर्विस किया मैंने आर्मी में, फिर बीएसएफ में आके पुंछ में सर्विस की, राजौरी पुंछ। उसके बाद बीएसएफ में बांदीपुरा एज डीआईजी, बारामूला एज आईजी, वहाँ से रिटायर हुआ मैं। तो टोटल सर्विस में से करीब 8.5-9 साल सर्विस मेरी हाई एल्टीट्यूड और पहाड़ों के इलाके में रही है। कश्मीर में बांदीपुरा में रहते हुए पूरा हाई एल्टीट्यूड इलाका जो भी था हमारे सामने वो मैंने विजिट किया। मेरा रूटीन रहता था कि महीने में जहाँ तक हो सके एक बीओपी कम से कम, मैंने हर बीओपी में एक बार का चक्कर कम से कम लगा सकें। बांदीपुरा के बाद में फिर खैर बंगाल में आ गया मैं, यहाँ इलेक्शन वगैरह बाकी ड्यूटीज़। उसके बाद में फिर बंगाल में रहने के बाद में गुजरात में रहा और बाकी इलाकों में करके फिर बारामूला से रिटायर हुआ। कश्मीर में हमने मिलिटेंसी के तो बारे में सुना है, बट क्या आपने मिलिटेंसी इमर्ज होते हुए देखी है कश्मीर से? एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद से जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही हो, कुछ भी रहा हो, कश्मीरीज को हम अपनी तरफ नहीं कर पाए थे। उस वक्त में जब मैं बांदीपुरा में डिप्लॉयड था 87, 88, 89 के बाद में इंसर्जेंसी शुरू हुई है, उस वक्त भी जब बाजार में जाते थे तो कोई चीज़ खरीदते थे तो वो दुकानदार कहते थे साहब ये आपके हिंदुस्तान से आया है। ये फीलिंग जो है वो थी। अब इस चीज़ को गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हवा मिलती रही और वहाँ के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे वो इसको और बढ़ाते रहे। जब मिस्टर जगमोहन गवर्नर थे काफ़ी सिचुएशन काबू में आ गई थी, लेकिन उनको हटा दिया गया। लकीली या अनलकीली कह लीजिए दोबारा पोस्टिंग हुई उनकी वहाँ पर एज गवर्नर। उस दौरान में अनफॉर्चुनेटली ईद के दिन फायरिंग हुई और 25 आदमी
कश्मीरी मारे गए। उस वक़्त में अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती और वो गवर्नर का सपोर्ट करती तो शायद ये आर्म्ड जो था रेबेलियन कंट्रोल में हो जाए। तो ये 25 जो मारे गए थे मोस्टली आर्म वाले थे। तो ये आपके हिसाब से ट्रिगर पॉइंट था मिलिटेंसी शुरू होने के लिए? मिलिटेंसी वर्चुअली यू कह लीजिए। आई मीन मैंने वो स्टेज देखी थी वहाँ पर कि मैं आ रहा था श्रीनगर से बांदीपुरा अपनी जीप और एस्कॉर्ट में। उधर से एक बस आ रही थी, उसके ऊपर ये लोग बैठे हुए थे, स्लोगन शाउटिंग और नारेबाजी चल रही थी। नॉर्मल टाइम तक ये वो साइड होके आपको पास देते थे। यहाँ उल्टा था, अपनी स्ट्रेंथ और हालात को देखते हुए मुझे अपनी गाड़ियाँ साइड करनी पड़ी इनको पास देने के लिए। तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे सिचुएशन बिगड़ती गई। कोई ऐसा कश्मीर ऑपरेशन जो आपने किया हो, याद हो? इंसर्जेंसी रिलेटेड बांदीपुरा में हमारे स्कूल में 2 टीचर्स थी लड़कियां। वो एक जगह है सोपुर की थी, तो यहाँ से वो सोपुर गई हुई थी। हालात बिगड़ रहे थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारा सामान वगैरह लेके हम बांदीपुरा शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनकी मदद के लिए मैंने अपना एस्कॉर्ट दी थी। अनफॉर्चुनेटली जब वो आ रही थी पार्टी तो उनका एम्बुश हो गया। ये दोनों टीचर तो बच गई, लेकिन मेरे जो 3 जाबाज थे एक्चुअल हमारे फाइटर थे वो मेरे मारे गए वहाँ पे। ऐसे बाकी भी ऑपरेशंस हैं। पंजाब में इंसर्जेंसी के दौरान गोल्डन टेम्पल के उसमें ऑपरेशन में बीएसएफ में था, मैं भी था उसमें। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा जो स्टाफ ऑफिसर था वो सरदार था, मेरा ड्राइवर था वो सरदार था, मेरी एस्कॉर्ट जो थी वो सिख्स थे। लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हैं ये? मैंने कहा देखो गलती इनकी नहीं है, अगर इन्होंने करना है तो बजाय बाहर हमारी एस्कॉर्ट के हेडक्वार्टर में भी कर सकते हैं। सो इट्स द फेथ जो आपको अपने कमांड में होना चाहिए। अगर वो है तो कोई भी किसी भी उसका हो फर्क नहीं पड़ता है। जो पंजाब की मिलिटेंसी शुरू हुई 81-82, तो उसका भी आपको याद है कि क्या हो रहा था उस टाइम बिहाइंड द सीन्स? इसी अकाली मूवमेंट से शुरू हुआ। अकाली पॉलिटिकल मूवमेंट था जो बाद में जाकर बढ़ता बढ़ता मिलिटेंसी का शेप ले लिया। और गवर्नमेंट उसको डील नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी गलती जो की गवर्नमेंट ने उस वक्त भिंडरावाला को खड़ा किया डील करने के लिए। एंड भिंडरावाला ही सबसे बड़ा लीडर हो गया अकाली या इंसर्जेंसी का पंजाब में। और भिंडरावाला के साथ में मिल गए जनरल, क्या नाम था इनका, 71 ऑपरेशन में थे, शवेक सिंह नाम था, क्या था, दोनों ने मिल के उसके बाद में जो मिजोरम की इंसर्जेंसी थी, अंडरग्राउंड मूवमेंट था, वहाँ पे भी डील किया। कई ऑपरेशंस हुए वहाँ। और सबसे दर्दनाक सीन 2 थे वहाँ के जो मेरे टेनबर में हुए कि जो लेबर आता था
वो मोस्टली बिहार और यहीं से सब जगह पूरे इंडिया में जाता है। तो लुंगले एक जगह है वहाँ डिस्ट्रिक्ट, लुंगले डिस्ट्रिक्ट में एक लेबर का कैंप था। तो 15-20 जो है वो मचान के ऊपर सो रहे थे। रात में आके अंडरग्राउंड ने उनको सर कदम कर दिया। अब वो साइट देखने काबिल थी। दूसरा जो था, थोड़ा पर्सनल टच भी था उसमें, कि मैं उस वक़्त में मिजोरम में एसपी स्पेशल ब्रांच और सीआईडी था। मेरी फैमिली ने जाना था, छुट्टी पे वापस इधर आना था अपना इंदौर। तो ये फिक्सअप किया था हमने कि सीआरपी का कॉन्वॉय जो आता है उसमें सीआरपी की एक जीप में ये लोग बैठ के जाएंगे बजाय हमारी गाड़ी के। मिलिटेंट्स के पास खबर थी कि मैं या अपनी गाड़ी या मेरी गाड़ी में मेरी फैमिली जा रही है, तो वो इसको टारगेट करना चाहते थे। अब एज लक वुड हैबिट सीआरपी की जो कॉन्वॉय निकला, ये जीप लेट हो गई, पीछे से लेट आई। ये जीप जब जा रही थी तो एक पहाड़ से उतर के नीचे सैडल पे आना था, फिर ऊपर चढ़ के जाना था, राइट टर्न करना था ना। वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने एम्बुश लगाया हुआ था। अब ये देरी को देखते हुए जो मिलिटेंट्स थे जिन्होंने एम्बुश लगाया हुआ था, उनकी पेशेंस खत्म हो गई। एंड एज लगू डेविड जैसी एक बस जो थी, जैसे वो चढ़ी उनके सामने आए, उन्होंने फायर बस के ऊपर कर दिया। तो सिविलियंस उसमें जो थे मारे गए, 7-8 या कितने थे याद नहीं मेरे को अभी। और 1-2 डेड बॉडीज बस से भागने की कोशिश कर रही थी, दरवाजे में अटके हुए थे। जब भी ख़त्म हो गया भाग गए, उसके बाद में इनसे डील हुआ। फिर जब हमारी फैमिली निकली तो वहाँ ये सीन उन्होंने देखा, और बच्चों का, वाइफ का कहना था सारी रात वही सपना आता रहा। एंड आई एज एसपी एसबी सीआईडी इमीडिएटली रीच द साइट, क्योंकि जितना भी डिस्टेंस था वहाँ से, टू डील विद द सिचुएशन। बाद में 1-2 आदमी उसके पकड़े गए थे। क्योंकि ये माने मिजोरम के 2 बड़े दर्दनाक घटनाएं थी। अब इसके अलावा तो बाकी नॉर्मल रहा अपना सर्विस में, इलेक्शन ड्यूटीज में रहा बीएसएफ का, और नॉर्मल जो भी है। लकीली मेरा टेनवर जो रहा 8.5 तो वो दिखा दिया मैंने। इसके बाद मेरे टेनवर में माने हमारे यहाँ कहते हैं कि फील्ड असाइनमेंट, स्टाफ ऑफिसर और इंस्ट्रक्शनल, तीनों का बैलेंस होना चाहिए। तो मेरे कैरियर में 8.5 वो बता दिया, और करीब 8.5 जो है वो 9 साल मेरा स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल का रहा, बाकी पूरा फील्ड का रहा। इसके अलावा भी ऐसी कौन सी मेन हाईलाइट है आपके करियर का जो आप बहुत मज़े से स्टोरी फॉर्म में सुनाना चाहेंगे? अभी इनिशियली जब बीएसएफ थी तो आईपीएस का डोमिनेशन था पूरा, कमांड से लेके ऊपर तक। तो हम लोगों ने एक कोर्ट केस किया हुआ था कि हमारे जो प्रमोशनल कोटा है वो बढ़ना चाहिए। कोर्ट केस चल रहा था, तो कोर्ट केस में पैसे चाहिए। मैं उस वक़्त में जलंधर में था, पंजाब में, एज प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर टू द आईजी। तो वहाँ मैच मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैंने ऑफिसर से कहा था, मैंने कहा भाई जितना पैसा देना है कंट्रीब्यूशन कल सुबह तक दे दो, नहीं तो मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। ना दिस वॉज रिपोर्टेड टू आईजी ने नमक मिर्चा लगा के।
and he put me on trial. चार्ज जो उन्होंने लगाया था मेरे ऊपर, तो trying to create dissension between the BSF cadre and the IPS cadre. चलता रहा ये। जब पूरा लीगल केस लॉ ब्रांच में गया फोर्स हेडक्वार्टर में, तो वहाँ पे लॉ ब्रांच ने कहा कि कोई केस नहीं बनता है ट्रायल के लिए। इन द मीन टाइम जो आईजी साहब थे जलंधर में, वो डीजीओ के पहुँच गए फोर्स हेडक्वार्टर। वो उन्होंने माना नहीं, कोर्ट मार्शल ऑर्डर किया, शुरू हुआ, और मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया। एक जस्टिस वोरा थे पहले, उन्होंने स्टे दिया। इन बिटवीन ट्रायल जज हो गए जस्टिस BN कृपाल, जो बाद में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए, सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस हुए। उन्होंने रोक लगा दी इस पे, कोर्ट मार्शल पे, बट द BSF प्रोसीडेड विद दिस। जब बताया गया जज साहब को कि साहब आपने ये रोक लगाई है, वो वहाँ पर ट्रायल चालू, जब मेरे वकील ने बोला, तो उन्होंने गेव वेरी सीवियर इंस्ट्रक्शन दैट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द DG BSF should withdraw and stop the court martial immediately, otherwise I'll have to issue strictures and contempt of the court to both the DG BSF and the Home Secretary. उसके बाद जाके ये कोर्ट मार्शल। अभी क्योंकि DG साहब मेरा बिगाड़ नहीं सके इसमें कुछ भी, so he gave me a severe displeasure, for which there is no provision in the BSF Act and rules. And he dared not put me on adverse report based on my reports, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी कमेंट किया था that the officer has got an excellent record of service. And the fact was that in my first 10-15 years of service, I had 9 or 10 outstanding reports remaining above average, no average report. So this DG, Mr. Bhatnagar, he gave me average reports. Adverse would have been challenged, average you won't know, it will pass on. As a result of this, मेरा टोटल 5-6 साल का ये फर्क पड़ गया in my promotional avenues. But as luck would have it, in spite of all this, BSF के अंदर में उस वक्त में डिप्टी डायरेक्टर या DIG पर्सनल एक काफ़ी अहमियत की पोस्ट मानी जाती है। सो काइंड courtesy my well wishes, I was appointed as DD Pers in the BSF headquarters after all this and served there for about पौने 4 साल मैंने DD Pers काम किया। उसके बाद में फिर मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में गया एंड अल्टीमेटली आई बिकेम IG फॉर गुड ओवर 10 years, I mean 10 months. मिस्टर भटनागर का ये कहना था कि जिस आदमी ने मुझसे पंगा लिया मेरी सर्विस में, उसको मैंने ख़त्म करके छोड़ा। ये एक बंदा ऐसा आया जिसको मैं ख़त्म नहीं कर सका। एंड ही सेड कि मैंने सब तरह की कोशिश की, उसका कैरियर देखा, उसका पर्सनल रिकॉर्ड देखा, कहीं कोई मेरे को ऐसा पॉइंट नहीं मिला कि इसको फिक्स अप किया जा सके। तो ऐसे कई चीज़ें हुई हैं। तो अभी आपने IPS वर्सेस नॉन IPS BSF कार्डर की बात की, क्या आप इस पे थोड़ा सा लाइट थ्रो कर सकेंगे? क्योंकि कि
क्योंकि ये चीज़ मैंने कंपैरिजन काफ़ी सुना है। अब तो खैर चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, बट अभी भी मैं ये कहूँगा इट्स हाई टाइम दैट द DGBSF post is given to the cadre officers. वाई आपके साथ Because it's my cadre. I must have chance to command the force. Why should we have the outsiders coming into this? आप कोस्ट गार्ड को देख लीजिए, कोस्ट गार्ड में शुरू से उनके अपने DG बन रहे हैं और किसी हिसाब से परफॉर्मेंस जो है कोस्ट गार्ड की ख़राब नहीं है। तो मैं ये कहूँगा खाली BSF ही नहीं, BSF, ITBP, CRP, तीनों सो कॉल्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस कह रहे हैं फोर्सेस, इनके जो DG हैं वो अपने ओन कार्डर वाले होने चाहिए। आपको IPS को डेपुटेशन के लिए रखनी है जगह, कहीं और उनको ढूंढिए। तो आपके हिसाब से अगर BSF वालों को या CRPF को हम कार्डर दें और लास्ट तक DG लेके जाएं तो क्या चेंज होगा? एक चीज जो फर्क पड़ेगा, ये जो DG होंगे दे वुड हैव रिजन फ्रॉम द लोएस्ट ऑफिसर पोस्ट टू द हाईएस्ट, वेयर एज जब IPS आते हैं दे कम बाय लेटरल इंडक्शन, तो उनको पोस्ट को समझने में टाइम लगता है, फिर भी उतना नहीं समझ पाते जितना कार्डर वाले समझेंगे फोर्स को। बेनिफिशियल होगा मेरे हिसाब से ये, एंड प्रोबेबली इन फोर्सेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी।